की क्लास में हम लोग वीएस ईपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो वीएस ईपीआर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पूरी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैसे वेरी कर मतलब हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके से आपको लोन पेयर्स के आने से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन वही रहती है, लोन पेयर्स आ जाते हैं बट शेप में ज्योमेट्री में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। तो बेसिकली वीएसईपीआर थ्योरी पहले तो बनाई क्यों गई, इस पर बात करते हैं डायरेक्टली। कई लोगों को जो इस ट्यूशन के नहीं है, जिन्होंने ये चीज़ देखी ही नहीं है, स्टार्टिंग के वीडियोस वगैरह जस्ट रैंडम वीएसईपीआर थ्योरी देखने बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको ऐसा लगेगा ये अधूरा कंटेंट है, बट ये कोई अधूरा नहीं है, प्रीवियसली मैं चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी। तो वीएसईपीआर थ्योरी या है क्या, तो इसके फुल फॉर्म में बाद में जाते हैं, क्या रखा है फुल फॉर्म में। तो सबसे पहले ये थ्योरी हमको दी किसने थी, तो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय सिडविक, जिन्होंने आपकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं केमिस्ट्री में, एंड पॉवेल। इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की है, सिडविक एंड पॉवेल ने। 1940 में ये थ्योरी हम लोगों के पास मार्केट में आई थी। अब इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा अजम्पशन है, राइट, क्या हमने ठीक सुना, अजम्पशन। ये थ्योरी भी असम्पशन पे बेस्ड है, यानी कि अगर तुम्हें एक बार के लिए भी ऐसा लगे कि केमिस्ट्री में क्या कोई पुख्ता चीज़ नहीं है क्या, मतलब क्या वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो बिना असम्पशन के हो, तो यार ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ें आप लोगों की असम्पशन पर डिपेंड करती हैं। हम किसी ना चीज़ों को बनाने के लिए, बताने के लिए चीज़ों को अज्यूम करते हैं, बताते हैं, ठीक है, कि ऐसा होता तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन पे बेस्ड है। वो ये है, सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन में बहुत दिमाग होता है, तुम लोगों से मुझसे बहुत ज़्यादा होता है। बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग, उनमें ये दिमाग है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे मौजूद हो सकते हैं, जस्ट थिंक योर सेल्फ। हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो, स्ट्रक्चर बनाना आता है, खुद सोचो, किसी भी मॉलिक्यूल में आप लोगों का इलेक्ट्रॉन कैसे मौजूद हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हो, मतलब बॉन्ड जब बन जाता है तो उस बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आपके पास बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा होता है आप लोगों के पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं आप लोगों के पास? लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, यू हैव आइडिया। अब करते क्या है, लोन पेयर को रिपल्शन करेगा, बॉन्ड पेयर वाले को रिपल्शन करेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले को रिपल्शन करेंगे। इट मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉज रिपल्शन अमंग देमसेल्फ, है आपस में सभी भाई भाई, बट तुम सोचो उस मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो चुका है, ठीक है, तो ये जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन क्रिएट रिपल्शन। अब अगर तुम सोचो उस मॉलिक्यूल में रिपल्शन क्रिएट होगा, तो रिपल्शन की वजह से आप लोगों का वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है लीड्स टूवर्ड अनस्टेबिलिटी। बराबर किसकी तरफ जाएगा? वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कौन? आप लोगों का वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं चाहते कि मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, वो नहीं चाहते कि मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आपका अजम्पशन ऐसा चलता है इसमें कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से अपनी शेप एडजस्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से वो अपनी शेप एडजस्ट करेगा कि सच दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या फिर इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग रिपल्शन, यहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा बेटर वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, क्या होना चाहिए आप लोगों का? मस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। मतलब वो पूरी कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को क्या कर दिया जाए, ज़ीरो तो नहीं किया जा सकता, राइट, बट क्या किया जाए? मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए? मिनिमाइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन एटम, ठीक है, नॉट एटम, लेट्स से मैं हूँ एक कमरे में बैठी, और लेट्स से आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आप एक जगह पे बैठे हो, और आपके दूसरी कमरे में आपका एक बहुत ही जानी कॉलेज का दुश्मन भी आ गया है। ऐसा होता है कॉलेज में हमारी किसी ना किसी के साथ बिल्कुल नहीं पटती है, वो इंसान भी लेट से वहाँ पे आ गया है। अब तुम दोनों एक ही जगह पे चेयर में आजू बाजू तो बैठोगे नहीं, अब क्या होगा? अब
जो इंटरव्यू लेना चाहता है, जिसके पास ये जॉब है कि वहाँ पे आए हुए लोगों का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, वो जानता है तुम्हारी इस दुश्मनी के बारे में, वो क्या करेगा, वो कोशिश ये करेगा कि तुम्हें रखेगा एक कोने में उस कमरे के सीट के, और दूसरे जो तुम्हारा दोस्त है उसको रखेगा, मतलब जो दुश्मन है उसको कमरे के दूसरे कोने में अपोजिट। मतलब उस कमरे में जितना फारदेस्ट उन दोनों को रखना पॉसिबल हो सकता है वो उतना उन दोनों को आपस में दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि वो जितने दूर रहेंगे उतना उनके बीच में संवाद होने की आशंका कम है, उतना उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होने की आशंका कम है। लेट्स से, ठीक है, अच्छा होगा ऐसा नहीं है, बट कम से कम है। अगर कम से कम प्रोबेबिलिटी होगी तो कम से कम झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे, और कम से कम अगर चांसेस होंगे झगड़ा होने का तो मैक्सिमम उस रूम के अंदर माहौल अच्छा रहेगा। तो वही यहाँ पे मॉलिक्यूल करते हैं, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद ही को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि एक ऐसी शेप हम लाएंगे सच दैट कि उस शेप को लाने में हम लोगों को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले और मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिले। ठीक है, बराबर। तो जैसे कि एग्जाम्पल पे देखते हैं, आप लोगों के पास एक सेंट्रल एटम है ए। इस सेंट्रल एटम ए को दो एटम्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन का केस है, ठीक है, नो लोन पेयर, ठीक है, नो लोन पेयर। तो मेरे को एक एटम लगाना है बी। अब जैसे ये एटम मैं बी इसको ज्वाइन कर देती हूँ, अब बताओ क्या सही ऑप्शन रहेगा? दूसरा एटम बी इस पहले वाले एटम बी के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पे रखना चाहिए मुझे, या फिर मुझे वो दूसरा एटम बी पहले वाले एटम बी के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे रखना चाहिए, या मुझे वो तीसरा एटम बी आप लोगों का यहाँ मतलब ऐसे रखना चाहिए सच दैट कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एक मतलब डिस्टेंस मेंटेन हो। तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली ऐसे रखो, जितना दूर रखोगे उतना अच्छा होगा, इनके बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से उतने दूर रहेंगे और उतना कम रिपल्शन होगा। क्यों? इससे क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती? आ रही थी क्या? इससे sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती? आती, लेकिन उन्होंने मॉलिक्यूल ने अपनी शेप इस तरीके से एडजस्ट मारी कि रिपल्शन मिनिमाइज होना चाहिए। बस इसी को हम लोग VSEPR थ्योरी कहते हैं। खत्म हो गई, ठीक है, ये थ्योरी खत्म हो गई बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो मैं तुम लोगों को पूरा सिखा ही चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से लोन पेयर्स के आने से हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो उनकी शेप होती है वो शेप क्या हो जाती है, बदल जाती है, बराबर। तो होगा क्या कि सेंट्रल एटम खुद को इस तरीके से ओरिएंट करेगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव कर सके और मिनिमम रिपल्शन वो फील करे, बराबर, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों का इसमें एक डाउट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल डाउट है, वो ये होता है कि कोई भी आप मॉलिक्यूल की अगर बात करो, हम तो जब बचपन में थे छोटे में, अगर कोई हमसे CH4 बोलेगा तो हम बोलेंगे लो मैडम ये हमारा CH4 ऐसा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अब तुम भी जानते हो कि CH4 को ऐसे ड्रॉ किया जाता है, जानते हो ना? ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं? 10 तक तो हम ऐसे ही सीखे हैं अपनी किताब में, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमको तो ऐसा कभी सिखाया ही नहीं, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये उनका डाउट होता है, ठीक है, ये उनका डाउट होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास डिफिनाइट शेप क्यों होती है, वाई मॉलिक्यूल हैज़ अ डिफिनाइट शेप, ये उनका सबसे बड़ा डाउट होता है, क्यों उनके पास एक डिफिनाइट शेप है, आप बताइए। तो उसमें सिंपल सा जवाब हमें देना है, उसकी डिफिनाइट शेप इसीलिए होती है क्योंकि उसी पर्टिकुलर शेप में वो क्या कर पा रहा है, मिनिमम एनर्जी रख रहा है, ठीक है, यानी कि आपके स्पेस में 2D स्पेस में या 3D स्पेस में या 4D स्पेस में या 5D स्पेस में या कोई भी स्पेस में ओनली वन ओरिएंटेशन इज पॉसिबल, या फिर मैं कह सकती हूँ ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है, सिर्फ वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल, ओनली वन ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट इज पॉसिबल सो दैट दे कैन हैव मिनिमम रिपल्शन, ठीक है, सो दैट दे कैन फील मिनिमम रिपल्शन। बाकी अगर आप कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करोगे तो दूसरी पॉसिबिलिटीज ट्राई करने में होगा क्या, बताओ होगा क्या? ये होगा सिंपली कि वहाँ पर रिपल्शन बढ़ जाएगा, अनस्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। इसीलिए जिस पर्टिकुलर, ठीक है, जिस पर्टिकुलर जगह पर उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है रिपल्शन कम करके, वो बस उसी जगह को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं अब मैं ना हिलूंगा इस पर, ठीक है। अच्छा, तो ये थ्योरी आपकी VSEPR की आपके
1940 में आ गई थी, बट इस थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जस्ट एक कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को फिर उन लोगों ने और आगे बढ़ाया। किन लोगों ने और आगे बढ़ाया? नाम जेडबलई मेंस या एडवांस के हिसाब से उतने मायने नहीं रखते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए। 1957 में इस थ्योरी को डेवलप किया गया। ठीक है, 1957 में आपके जो साइंटिस्ट हैं, हाँ, गिलेस्पी और साथ ही साथ में नायलॉ, इन दोनों ने मिलकर ये वाली थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया। कुछ पॉस्टुलेट्स दिए इस थ्योरी के। ठीक है, पॉस्टुलेट्स, कुछ नियम कायदे, तो वो लेट्स अपन चेकआउट कर लेते हैं एक एक करके कि वो क्या है। पॉस्टुलेट नंबर 1, पॉस्टुलेट नंबर 1 ये है कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक सेंट्रल एटम है ए, सेंट्रल एटम के आजू बाजू आपके ये बॉन्डेड एटम बी है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है सी ए, और उसके आजू में आपको आजू बाजू में क्या दिख रहा है, बॉन्डेड एटम दिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँगी क्या वहाँ पे लोन पेयर है, तुम बोलोगे ना मैडम लोन पेयर ना है। ऐसा भी हो सकता है ना, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक भी लोन पेयर ना हो। यानी कि मैं ऐसे केस के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो अभी अभी मैंने जब प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, प्रीवियस क्लासेस जो हमने की, उससे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि जब लोन पेयर नहीं होता है तो क्या ज्योमेट्री, क्या शेप, दोनों बराबर। वही चीज़ मैं तुमसे ये बोल रही हूँ। ठीक है, कि जब कोई लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड एंगल्स, सॉरी बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो बॉन्ड पेयर्स के होने की वजह से वहाँ पे उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर होती है। ठीक है, और जो उसकी जो शेप होती है वो शेप भी कैसी होती है आप लोगों की, रेगुलर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कुछ डिस्टॉर्ट हो गया, कुछ चला गया, कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ गायब हो गया, नहीं। ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में से बताओ तुम कल को मैं एक साइड गायब कर दूं, क्या वो ट्राइंगल ट्राइंगल लगेगा? नहीं लगेगा ना। मतलब कुछ टूटा फूटा, कुछ कमी वगैरह टाइप की आप लोगों को चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है, अच्छा, और इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बताओ? अच्छा, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो चार्ट है। ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो चार्ट है, जिस चार्ट में मैंने आपको अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग अलग बॉन्ड एंगल कितने होते हैं वो बताया है, और साथ ही साथ में किसकी क्या ज्योमेट्री रहेगी ये वाली चीज़ें भी बता दी हैं। बराबर, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, उसके बाद आते हैं पॉस्टुलेट नंबर 2 में। पॉस्टुलेट नंबर 2 में आ गए हम लोग। वो ये बोल रहा है कि आप लोगों के पास ये जो है, आप लोगों के पास सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, सेंट्रल एटम के आजू बाजू दो प्रकार की चीज़ें होती है, एज वी डिस्कस्ड अबोव। बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बराबर। अगर उसके पास बॉन्ड पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर उसके पास लोन पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों मौजूद है। ऊपर वाले केस में से बॉन्ड पेयर था, तो ऐसे में आप ये मान कर चलो कि उसकी जो ज्योमेट्री या जो उसकी शेप है वो अब इरेग्युलर हो गई है। ठीक है, अगर मैं हेक्सागोन में से एक उसका साइड हटा दूँ तो क्या वो हेक्सागोन हेक्सागोन जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, बट था तो बेचारा हेक्सागोन ही ना। तुम बोलोगे यार टूट गया, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसकी जो शेप होती है वो इरेग्युलर हो जाती है या फिर डिस्टॉर्ट हो जाती है, उबड़म खबड़म हो जाती है। ठीक है, बदल जाती है। ठीक है, क्या ज्योमेट्री या फिर आप लोगों की शेप का लोन पेयर के आने से। मतलब लोन पेयर इतने उद्यमी इंसान है, इतने उद्यमी इंसान है कि उनकी वजह से ज्योमेट्री बदलती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप लोगों के पास ये जो VSEPR थ्योरी थी, ये VSEPR थ्योरी कहती थी कि हु विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तुम खुद सोचो, हु विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने लास्ट वीडियो में बॉन्डिंग सीखी, CH4 कैसे बनता है, तुम लोगों ने फोटो मुझे भेजी थी। कनिष्का स्पर्श के अलावा 2 आलसियों ने अभी तक नहीं भेजी है ना, और शायद प्रियांशु का भी मैंने नहीं देखा, सोनिया का भी नहीं देखा। मतलब इसमें जिस इंसान ने मुझे भेजी है एकदम रेगुलरली, वो पहला श्रेयन था, फिर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास आप जो बॉन्डिंग पढ़ी है, बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग में तुम खुद बताओ, कभी भी तुम्हारे इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, हमेशा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बस। तो जो वैलेंस शेल में, ठीक है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डिसाइड्स करता है किस चीज़ को, मॉलिक्यूल की शेप को। ठीक है, किस चीज़ को डिसाइड करता है, आपके मॉलिक्यूल की शेप को। यानी कि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर से डिसाइड होगी। ये हो गए पॉइंट नंबर 3 घिसे पिटे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो पॉइंट नंबर 4 है क्या, क्या ये चीज़ है, इसको आगे समझते हैं हम। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये कहता है कि देखो डूड, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे, रिपल्शन होगा,
लेकिन रिपल्शन का एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर सुनो अब क्या होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन अगर कोई क्रिएट करता है तो वो होते हैं आपके लोन पेयर। मतलब दो लोन पेयर्स के बीच में लगने वाला रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है और दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में लगने वाला रिपल्शन सबसे कम होता है। हम इस पे भी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, ठीक है। बट लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्शन सबसे कम। और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है वो कैसा होता है, उन दोनों के बीच का होता है। अब इसको जानते हैं ऐसा क्यों और कैसे क्या हुआ है ये वाली चीज़ को। बस एक मिनट। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपके लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। अब तुम खुद सोचो, ये एटम ए है, ये आप लोगों का बी फॉर उसका बॉन्डेड एटम है, ठीक है। ये मान लेते हैं बी फॉर उसका बॉन्डेड एटम है। अब मान लो यहाँ पे ये ऐसे दो लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं आपके, ये बॉन्डेड हैं। बॉन्डेड मतलब वो इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में शेयर्ड है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में क्या है, शेयर्ड है। लेकिन जो लोन पेयर है, ठीक है, तुम खुद सोचो जरा अपनी बुद्धि लगाकर कि वो जो लोन पेयर्स है, वो लोन पेयर्स के बॉन्डेड है, वो तो आज़ाद है, वो तो कभी किसी और के साथ शेयर ही नहीं हुए। तो वो क्योंकि किसी के साथ शेयर नहीं हुए तो उनके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो बेचारे ऑलरेडी किसी के साथ शेयर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना किसी पर रिपल्शन लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन के साथ साथ उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से अट्रैक्शन भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो रिपल्शन लगता है वो रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस यही आपकी VSEPR थ्योरी है और यही वो रीज़न है, ठीक है, यही वो रीज़न है कि जब आप लोगों के लोन पेयर इंट्रोड्यूस होते हैं, लोन पेयर्स के आने की वजह से, ठीक है, रिपल्शन आता है ज़्यादा। रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए लोन पेयर्स का दूर होना बहुत ज़रूरी है। अब लोन पेयर्स दूर कैसे होंगे, तो उसके लिए जो बेचारे ये जो आप लोगों के बॉन्डेड हैं, इन दोनों बॉन्डेड पेयर्स के बॉन्ड को ऐसा क्लोज आना पड़ेगा। सोचो, मतलब अगर लोन पेयर को बैठने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो ज़्यादा स्पेस कहाँ से आएगी, स्पेस तो फिक्स है, ठीक है। ए के आजू बाजू जो ये इमेजिन करो, ये स्फीयर है और ये स्फीयर के पास तो जगह फिक्स है। ऐसा नहीं है डबल मंजिली, तिबल मंजिली, चौबल मंजिली बनाए जा रहे हैं, आजू बाजू जगह फिक्स है, ठीक है, आजू बाजू जगह फिक्स है। अब उस फिक्स जगह में लोन पेयर को ज़्यादा हिस्सा चाहिए। दोनों लोन पेयर को क्यों ज़्यादा हिस्सा चाहिए, क्योंकि दोनों लोन पेयर आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। तो इस ज़्यादा हिस्से को, ठीक है, ज़्यादा हिस्से को लाया कैसे जाए, हाउ टू क्रिएट दिस लार्ज स्पेस। तो बेचारे बॉन्डेड वाले बोलते हैं कि काम करते हैं अपन दोनों ना ये ऐसे अंदर की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, ताकि जब हम दोनों अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली ये थीटा, ये जो एंगल है, सेंट्रल एंगल जिसे आप मैथ्स की भाषा में कहते हो, ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, और ये हो जाएगा थीटा डैश। हम लोग एक काम करते हैं, थीटा डैश को डिक्रीज़ कर लेते हैं सच दैट ये जो पीछे का एंगल है, ठीक है, इसे कौन सा एंगल कहते हो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, है ना, इसको कुछ कहते हैं, बहुत ही ऐसा 9th में पढ़ा होगा आपने इसको, है ना। ये जो इसका पीछे का एंगल है बचा हुआ 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा डैश, ये बढ़ जाएगा। अगर वो स्पेस, वो एरिया बढ़ गया, वो एरिया सेक्टर अगर इंक्रीज़ हो गया तो वहाँ पे जो लोन पेयर बैठ रहे हैं उनको ज़्यादा जगह मिलेगी, ठीक, कॉमन सेंस है, ख़त्म हो गई बात। तो इसीलिए जैसे जैसे लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है। सो देयरफॉर आप लोगों का जो मीथेन है, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। इसमें 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होते हैं, बहुत ही आइडियल केस है। तो देयरफॉर इस प्राणी में 109.28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होती है, लेकिन इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर आता है। सोचो, वो अकेले इकलौते एक लोन पेयर ने इतना तहलका मचा दिया कि आपके अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री के आसपास हो गया, 107.8 के आसपास हो गया। फिर आया आपका पानी, पानी में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, उसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। तो वो 2 लोन पेयर, जब पहला इकलौता लोन पेयर इतना तहलका मचा सकता था, ठीक है, तो सोचो दूसरा लोन पेयर जब आया उसने बॉन्ड एंगल को 104 डिग्री के आसपास ला दिया।
कुछ कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे 105.5 भी लिखा रहता है. सो वी जस्ट डोंट टू केयर अबाउट द एक्चुअल डिजिट्स ऑफ फिगर्स इन्वॉल्व इन इट, बट द लॉजिक इज एज आप लोग लोन पेयर इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, आपने अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स की क्वांटिटी क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, रिपल्शन जो है वो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. और क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो आप लोगों का बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. एंड जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन मतलब शेप में जो बदलाव है, जो शेप में चेंज है, वो डिस्टॉर्शन भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बस खत्म. अब इसमें ये एक आपका बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है CH4NH3H2O में. हमें लगता है कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो सभी का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है. लोन पेयर्स क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं. एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसी का. जैसे आपके पास मान लेते हैं NO क्या है 2, उसके बाद आप लोगों के पास है NO2 नेगेटिव. नाउ यू हैव NO2 पॉजिटिव, ठीक है. अब तुम्हें बताना है कि बोलो किसमें क्या है, कैसा क्या है, हाइब्रिडाइज ना. हाँ, तुम्हें ये बताना है कि किसमें कैसा क्या बॉन्ड एंगल वगैरह है. तो आप सबसे पहले क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है. आप सबसे पहले क्या कर लो, स्ट्रक्चर बना लो. बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना, व्हाट्स द बिग डील. नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड O से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, इसके पास ये 2 बिंदियाँ, इसके पास एक, इधर ये सिंगल बॉन्ड O, ये इधर, ये ऐसे है, ये ऐसा, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद लेट से मुझे किसी ने बोला कि NO2 प्लस का बनाओ, तो ये सारी चीज़ें अपन सीख चुके हैं, बट बना लेते हैं. NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O. इस बेचारे के पास तो जितनी बिंदियाँ, एक मिनट, इस बेचारे के पास जितनी बिंदियाँ होनी चाहिए थी उतनी बिंदियाँ थी नहीं, लेकिन अब इस प्लस साइन को मैं कहाँ करूँ, एक मिनट. ठीक है, अभी जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन का हम लोग क्या करेंगे, तो अभी प्लस का साइन कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा. तो देखो, नाइट्रोजन के आजू बाजू 5 डॉट्स होते हैं. 5 डॉट्स का मतलब 5 बिंदियाँ होती हैं. अब उसमें से भी प्लस है, प्लस है मतलब सिर्फ 4 बची होंगी. 4 में से भी तुम 3 बॉन्ड बना चुके हो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, आपके पास अब सिर्फ एक बिंदी बची है, बराबर. तो एक बिंदी को अब तुम कैसे शो करोगे, वो एक बिंदी को लेट से मैंने ऐसे शो कर दिया. अब मेरे को दिक्कत आ रहा है, मैं ऑक्सीजन के साथ क्या करूं, बताओ. तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका, आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बिंदा बिंदी के हिसाब से मत बनाओ जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है. जो 10th स्टैंडर्ड में सिखाया हुआ तरीका है उसके हिसाब से बनाओ, ठीक है. कैसे बनाएंगे हम लोग 10th स्टैंडर्ड के तरीके के हिसाब से, बहुत सिंपल है. आप काउंट करो, ठीक है. क्या काउंट करो, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5. ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन 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 कितना, 6, हाँ, और 2 है यानी कि 12, और उसमें से एक आपको हटाना है क्योंकि प्लस का चार्ज है ये इस तरीके से. तो 17 में से एक या कितने हो गए, 16. सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को ले लेते हैं, आजू बाजू ऑक्सीजन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं. तो अभी आपने 16 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, आप बोलोगे 2 बॉन्ड बनाया हूँ, इसका मतलब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए हैं. तो 4 मेरे यूज़ हो गए, बचे कितने आपके बताइए, बचा आपके पास 12. 12 का क्या करूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट करो. लो, कर दिए. क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 12 ख़त्म हो गए, हाँ. तो जो रिमेनिंग थे आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन, वो रिमेनिंग 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बराबर. अच्छा, ये तो हो गए रिमेनिंग 12 इलेक्ट्रॉन बड़े मज़े से डिस्ट्रीब्यूट. अब बात आती है सेंट्रल एटम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है ये चेक किया जाए. कतई नहीं, बेचारा सेंट्रल एटम जो है सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, 4. अब इसका ऑक्टेट हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ये यहाँ से इसको शिफ्ट करवाएंगे, इस तरफ से इसको शिफ्ट करवाएंगे. अच्छा, अब तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, इधर 2 बिंदियाँ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O, ये ऐसा. और इस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर रखता है ना. अब बेचारे ने क्या किया है, आप लोगों का सिर्फ 3 की जगह 4 बॉन्ड बना लिया. लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर क्योंकि उसके पास डिफिशियंसी है इसलिए वहाँ पे कितने की, 1 की, इसलिए ये स्ट्रक्चर है, बराबर. ये उसका स्ट्रक्चर है, ख़त्म. अच्छा, अब किसी को डाउट आएगा कि आपने दोनों ही यहाँ से क्यों नहीं करा ली, वो इसलिए नहीं करा ली, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता ना, बराबर, इसलिए वो नहीं किया. तो नाउ आई हैव NO2 प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है. अब मेरे पास बचता है NO.
तो मुझे ऐसा लगता, अच्छा नॉट NO, और मुझे ऐसा लगता है कि NO2 भी तुम इतनी ही आसानी से बना लोगे। बस एक ही फ़र्क पड़ेगा, वो एक फ़र्क पड़ेगा कि हम लोगों ने जो टोटल किया था उस टोटल में 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि एक घटा दिए थे। तो इस केस में आपके पास जो स्टार्टिंग में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे कितने आप लोगों के पास बताइए? दैट विल बी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नो इशू। नाइट्रोजन के आजू बाजू 2 ऑक्सीजन, आपने इसमें से यूज़ कितने कर लिए? 4, बचे कितने? 13। डिस्ट्रीब्यूट देम, लो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट में कैसे कर रही हूँ? ऑक्टेट कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट में कितने गए? डिस्ट्रीब्यूशन में तो 12 गए। अभी भी कितने बच गए? 1 आप लोगों का पेंडिंग है। उस पेंडिंग वाले का मैं क्या करूँ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, उस पेंडिंग वाले का हम लोग क्या करें? तो उस पेंडिंग वाले को लेट्स से मैंने यहाँ ऊपर दे दिया, एक तिम्बी बिंदी। तो क्या मेरी इस एक तिम्बी बिंदी देने से, ठीक है, क्या ये स्पीशीज़ का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बल्कि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। बराबर, ये क्या है आप लोगों की? एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। तो अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पे अगर हम बातचीत करेंगे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? क्योंकि जैसे रूल के अकॉर्डिंग तो हम लोग बना चुके हैं, है ना, रूल के अकॉर्डिंग तो हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अब इसको क्या ऐसे ही छोड़ दूँ? इसका कुछ और नहीं करेंगे? तो देखो, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पार्ट होता है, लोगों को स्ट्रक्चर बनाने में ही ऐसी दिक्कत आती है भयानक। तो अब क्या करें इसके? बस छोड़ दो, क्या दिक्कत है? बस छोड़ दो। और क्या करोगे इसमें? कुछ कर सकते हो? हाँ, इसमें अपन कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? ये जो आपका ऑक्सीजन है, दोनों में से आजू बाजू में से कोई भी ऑक्सीजन उठा लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक ऑक्सीजन उठा लो। ये ऑक्सीजन आएगा, बोलेगा इधर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, तो डबल बॉन्ड क्रिएट करने से क्या होगा? डबल बॉन्ड क्रिएट करके तो देखो, पता चलेगा क्या होता है, नहीं होता है। अच्छा, तो देखिए, अगर आपने डबल बॉन्ड क्रिएट किया नाइट्रोजन का, इस तरफ से ऑक्सीजन और ये इसके परत से इसी 6 बिंदियाँ, ठीक है। इस तरफ में आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास बचेंगी सिर्फ 2 बिंदियाँ, और नाइट्रोजन के ऊपर अगेन कितनी बिंदी? 1। नाइट्रोजन के ऊपर अगेन कितनी बिंदी? 1। तो क्या अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? चेक करो, कितने बॉन्ड बनाए हैं उसने टोटल? उसने बनाए 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, और एक डॉट उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो दिस डॉट इज इक्वल टू हाउ मच? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं यार, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे? तो अब ऐसे में आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, ठीक है। अब ऐसे में आप क्या करो? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाए हैं, वैसे तो ओरली निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाए हैं तो अपन क्या करते हैं? देखो, इस बेचारे के ऊपर क्या आ जाएगा? एक फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा, और इस बेचारे पे एक फॉर्मल चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, बस ख़त्म हो गया हम लोगों का यही पार्ट, यही इसका स्ट्रक्चर है। तो ये हो गए आप लोगों के पास 3, ठीक है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन लोगों की बॉन्ड एंगल। तो तुम यहाँ देखें, आप लोगों का जो NO2 पॉजिटिव है, कहाँ है इसका स्ट्रक्चर? यहाँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर, आजू बाजू के बॉन्डेड एटम्स का नहीं बोल रही। सो नो लोन पेयर और नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, और कितने सिग्मा? मात्र 2 सिग्मा। मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या लेगी? लीनियर। और sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। खत्म हो गई बात। लेकिन NO2 प्लस, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? देखो, लोन पेयर तो नहीं बोल सकते, बट अकेला एक इलेक्ट्रॉन तो है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसकी सेंट्रल एटम पे, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो ये अकेला एक इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्शन क्रिएट करता है कि ये एंगल 135 डिग्री हो जाता है, और ये वाला एंगल आपका 115 डिग्री। आपको ये डेटा याद नहीं रखने हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, बस उनको याद रखना है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की VS EPR थ्योरी कि कौन कैसे रिपल्शन क्रिएट करता है और रिपल्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। बराबर, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं और एक आधी एग्जांपल्स पे। वैसे तो इसको मैं अलग से सिखाने वाली हूँ, ठीक है, और बट फिर भी अभी एग्जांपल पे मैं ले लेती हूँ, बाद में इसको फिर से एक बार मैं चीज़ों को बताऊँगी, रिपीट करूँगी। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 16, ठीक है। मैं ग्रुप नंबर 16 की बात कर रही हूँ, या फिर जिसको मैं बात करूँ तो मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रही हूँ, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली जो आप लोगों के पास है वो इस प्रकार से है: H2O, H2S,
H2SE और उसके बाद H2TE, टेलीरियम, सिलीनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। अब तुम अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने गए, तुम बोलोगे लो मैडम। अब आप कंपेयर करिए बॉन्ड एंगल, ये लो, तुम लोग भी शातिर हो, ठीक है। अब बताओ, क्या यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बदल रही है? नहीं। क्या यहाँ पे बॉन्डेड एटम बदल रहे हैं? नहीं। क्या यहाँ पे लोन पेयर बदल रहे हैं? नहीं। तो अब यहाँ क्या बदल रहा है? ऑब्जर्व इट केयरफुली। यहाँ पे बदल रहा है आप लोगों का सेंट्रल एटम, बराबर। यहाँ पे क्या बदल रहा है? सेंट्रल एटम। तो ऐसे केस में जब हम लोग, ठीक है, इस ऐसे केस में अब हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल एटम बदल रहा है, बताओ। तो हम लोगों ने डेटास निकाले, डेटा से बातचीत की। तो जब हम डेटास निकाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमने ऐसा देखा कि यार H2O का बॉन्ड एंगल तो 104 अप्रॉक्सीमेटली है, ये H2S का 92.5, H2SE का 91, स्लाइट, देखो क्या बोला मैंने, स्लाइट। यहाँ पे कितना था? लार्ज डिफरेंस। यहाँ पे क्या है? लार्ज डिफरेंस। और यहाँ पे क्या है? स्लाइट डिफरेंस। और यहाँ पे भी स्लाइट डिफरेंस। ये देखो, मतलब डिक्रीज हो रहा है, आई डू एग्री, ठीक है, लेकिन कितना छोटा छोटा स्लाइट डिफरेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है? समझाओ तो सही, इसमें बताओ। देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, ये सब सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने में होता क्या है, आप लोगों का जो साइज़ होता है वो साइज़ बढ़ने लगता है। यानी कि अगर मैं साइज़ के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो टेलीरियम आप लोगों का सबसे बड़ा होगा और अमॉन्ग दैट ऑक्सीजन आपका सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, अब ये आपका सेंट्रल एटम है, छोटू सा ऑक्सीजन, ठीक है, ये छोटी सी हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मान लेते हैं उन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के, लेट्स इमेजिन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब क्या होगा? आप लेकर आ गए किसको? सल्फर को। सल्फर का साइज़ आपके ऑक्सीजन के साइज़ में बड़ा है, ठीक है। आपका जो सल्फर का साइज़ है ऑक्सीजन के साइज़ में बड़ा है। लेट्स से दिस इज़ योर सल्फर। लेकिन आप बाजू का जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है, आप वो तो नहीं बदल रहे। वो तो पहले भी पिद्दी सा था और अभी भी पिद्दी सा ही है, ठीक है। वो पहले भी छोटू सा था, अभी भी छोटू सा है। लेकिन अब उनके बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आपने सेंट्रल एटम का साइज़ इंक्रीज़ किया, तो सेंट्रल एटम के साइज़ के इंक्रीज़ करने की वजह से, ठीक है, ये जो आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अब कैसे होते जा रहे हैं? दूर दूर होते जा रहे हैं, बराबर। ये कैसे होते जा रहे हैं? आप लोगों के दूर दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सेंट्रल एटम से कैसा होने लगता है? दूर दूर शिफ्ट होने लगता है। शिफ्ट मतलब इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल एटम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एटम, ये कैसे होने लगता है? दूर होने लगता है। यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बीच में कहीं शेयर होंगे ना, बीच में कहीं शेयर होंगे, कोने में थोड़ी ना रहेंगे, एक इस कोने में एक उस कोने में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो बीच में आके वो लोग अपनी शेयरिंग करते हैं। तो अगर तुम सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ा दोगे, तो जो ये शेयरिंग है वो सेंटर में तो रहेगी, लेकिन उससे आपका जो सेंट्रल एटम है वो दूर पड़ रहा है, वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब अगर ये डिस्टेंस बढ़ा, तो जो रिपल्शन होता था, ठीक है, वो रिपल्शन घट जाएगा, ठीक है, वो रिपल्शन घट जाएगा, ठीक है, रिपल्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ने से रिपल्शन घट रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन घट रहा है। तो बॉन्ड एंगल को बढ़ना चाहिए था, है ना। इसको रिपल्शन क्या हो रहा है? घट रहा है, तो बॉन्ड एंगल को तो बढ़ना चाहिए था। ये हम ड्रैगो रूल में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बढ़ा, बट बॉन्ड एंगल को घटना चाहिए था, लेकिन ये उतना नहीं घटा, स्लाइट डिफरेंस के साथ घटा, ठीक है। ये ड्रैगो रूल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये इसका एक रीज़न है। सेम इसी सेम आर्ग्यूमेंट पे अगर तुम जाओ, तो आपके जो नाइट्रोजन फैमिली वाले लोग हैं, ठीक है, इनमें भी अपन बातचीत कर सकते हैं, इनमें भी हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने इस बार सेंट्रल एटम फिक्स कर दिया। लो, तुम भी चालू, तुम बोलते हो कि जाओ अपन लोग इस बार सेंट्रल एटम फिक्स कर देते हैं, इस बार हम वैरी करेंगे बॉन्डेड एटम्स। इस बार क्या वैरी करोगे? बॉन्डेड एटम। तो सेंट्रल एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इस एग्जाम्पल में बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वैरी कर रहे हैं। तो अगर बॉन्डेड एटम्स वैरी होंगे, तो क्या बॉन्डेड एटम्स के वैरी होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बताओ फिर। तो अब हमें ये डाउट आ गया। तो ऐसे में
इस बार तो हमने उसके आजू बाजू की सराउंडिंग ही चेंज कर दी। तो सराउंडिंग चेंज करने से क्या होगा, ठीक है, सराउंडिंग चेंज करने से क्या होगा, हाँ लेकिन इसका एक नियम है, सेंट्रल एटम को फिक्स रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेंट्रल एटम और बाउंडेड एटम दोनों आप साथ साथ में चेंज कर रहे हो, ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन। आपको कोई एक चीज़ फिक्स रखनी है और दूसरी को वैरी करना है। हाँ, और अगर आप दोनों वैरी कर दोगे तो फिर उसका जो रिजल्ट्स है वो गैस नहीं किए जा सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको कैलकुलेट ना करो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में अब क्या होगा, सेंट्रल एटम को हमने फिक्स कर दिया, बाउंडेड एटम्स को हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं आप लोगों का, इफ़ आप लोगों के पास जो एक ऐसा बॉन्डेड एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू है वो लो है। लो का मतलब क्या है, कम है, ठीक है। तो ऐसे में उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू लो होने से जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी वो बॉन्ड एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो बॉन्ड एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि तुम बताओ आई, पी और सी एल किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, आई। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बॉन्डेड एटम्स की कम हुई तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और यही रियलिटी में होता है, ये ऑर्डर होता है ये ऑर्डर होता है। तुम अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यूज़ के टर्म्स में देखो, जो कि तुम्हें याद करने की नीड नहीं है, 102, 101.5 और ये हो गया 100, बराबर, ये हो गया 100। अब अगर हम इसके रीजंस में आए कि आखिर इसका ऐसा रीज़न क्यों हुआ, तो वो आएगा आगे, लेकिन फिर भी अभी बता लेते हैं वो क्या होता है कि बॉन्ड एंगल इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जो सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम यानी कि साइड एटम के बीच में जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था, उनके बीच में जो बॉन्ड बना था, वो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो हो गया है आपका शिफ्ट हो गया है सेंट्रल एटम से अवे। क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है सेंट्रल एटम से अवे, बस यही एक चीज़ है। तो इसमें अपना बड़ा प्यारा सा रीज़न लिख दोगे कि जो आप लोगों के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए हैं, कहाँ शिफ्ट हो गए, अवे शिफ्ट हो गए फ्रॉम सेंट्रल एटम। बस ख़त्म हो गई हमारी कहानी। सेम इसी चीज़ का एक और एग्जांपल क्रिएट करके दिया जा सकता है पेपर में, ठीक है, AS दे दिया, I3 दे दिया, AS दे दिया, Br3 दे दिया और AsCl3 दे दिया, लो करो। तो ये देखो कि सेंट्रल एटम फिक्स है। अगर सेंट्रल एटम फिक्स है और बॉन्डेड एटम अगर आपका वेरी हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, जिस बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला ऑर्डर आपको बस फॉलो करना था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग कौन से पॉइंट पे चल रहे थे, हम लोग चल रहे थे पॉइंट नंबर 4 पे, है ना, VSEPR के। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। देखो, ऑल्दो जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि क्या डबल बॉन्ड DB और क्या ट्रिपल बॉन्ड TP से किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कोई फ़र्क पड़ता है क्या, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट ज्योमेट्री, ठीक है। वो बोलेंगे हम लोगों को कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ को, हमें ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बट यही डबल बॉन्ड या फिर यही ट्रिपल बॉन्ड क्या करने लगता है, जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ना, उस बॉन्ड एंगल को अफेक्ट कर देता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल को वो क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। हमने ऐसा पाया है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं तो वो कम रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और सबसे कम रिपल्शन क्रिएट होता है सिंगल बॉन्ड में। और अभी तुम्हें पता था जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, बराबर है, ये जानते हो। तो ये आप लोगों का ऑर्डर है, ये ऑर्डर, ठीक है, बस ख़त्म, ठीक है, बस हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो ये थी आपकी VSEPR थ्योरी। अब क्या ये VSEPR थ्योरी पूरी तरीके से सही है? ऑब्वियसली नॉट। हर थ्योरी के कभी ना कभी किसी ना किसी ज़माने में कोई ना कोई लिमिटेशंस आती हैं, आती रहेंगी। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट पढ़ा था। तो आप लोगों के पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, सम मॉलिक्यूल्स हैव इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन शेप, ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन शेप, वो उसकी शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका पहला लिमिटेशन। पॉइंट नंबर B में आ जाते हैं, बराबर। आप लोगों के
कुछ D8 कॉन्फ़िगरेशन, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ट्रांजिशन मेटल में हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th में। D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर आपके पास कोई एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो वो सेंट्रल एटम आपका स्क्वायर प्लेनर होगा कि वो सेंट्रल एटम आप लोगों का टेट्राहाइड्रल होगा, इसमें कन्फ्यूजन था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस थ्योरी को क्या था, कन्फ्यूजन हो गया। बताओ, वो यही नहीं बता पा रही थी, ठीक है, वो यही नहीं बता पा रही थी कि वो क्या होगा, वो यही नहीं बता पा रही थी कि वो क्या होगा, ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं पता, वो कुछ भी कुछ। तो ये इस तरीके से। अच्छा, उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसी कई लिमिटेशंस हैं जो आप लोगों की VSEPR थ्योरी के, बट हमें लिमिटेशंस में कोई PhD हासिल नहीं करनी है कि आप क्या कहते हैं उसको, अनलिमिटेड पगले समान लिमिटेशंस पढ़े जा रहे हैं, गधे समान जाने जा रहे हैं। द बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पे था बस वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये VSEPR है, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो ट्रागोनोमेट्री रहेगा।